तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारी बड़ी कवरेज आज चुनावी नतीजों के दिन जारी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की बढ़त के बाद बोले हैं दिग्विजय सिंह, विकसित देशों में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं। जाहिर सी बात, उनका इशारा अमेरिका की ओर था। लेकिन एक बार फिर से ईवीएम की कहानी बिहार चुनावों में भी दोहराई जा रही है। इससे पहले उदित राज ने ट्वीट किया था, उससे पहले पप्पू यादव ने भी कह दिया था, और अब देखिए एक बार फिर से अनुराग, बिहार चुनाव के जो रुझान जो अब नतीजों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी प्लस 133 पर और जो महागठबंधन है 101 सीटों पर आ गया है, उसमें भी एक बार फिर से ईवीएम की कहानी दोहराई जा रही है। क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, वो सुनते हैं। आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम मशीन क्यों नहीं यूज करता, मुझे बताइए। आज यूएस का राष्ट्रपति चुनाव इसी हफ्ते हुआ है। कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए, वहाँ कुछ स्टेट्स में काउंटिंग अभी भी चालू है। जिसमें चिप लगी है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, और ये सेलेक्टिव रूप से ये लोग करते हैं। दरअसल में ये दिग्विजय सिंह सरीखे कांग्रेस के नेताओं की छटपटाहट है, जो भूल जाते हैं कि पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऐसे न जाने कितने राज्यों में जीत हासिल की है उन्होंने इसी ईवीएम के जरिए पिछले कुछ दिनों में। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी सबीना का, जो बताएंगे आपको बिहार की कुछ महत्वपूर्ण सीटों से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। सबीना, यहाँ पर करने जा रही हूँ जिन पर पूरी बिहार की सियासत टिकी हुई है, जिन पर कौन जीता है कौन हारा है, पूरी डिटेल के साथ सटीक जानकारी के साथ इस वक्त हम हाजिर हैं। शुरुआत यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। आपका फैसला ये इसलिए है क्योंकि ये जनता का फैसला है। जनता ने किसे सिर आंखों पर रखा है, किसे सीधे तौर पर नकार दिया है। तस्वीर यहाँ पर देखिए, केवीटी का सबसे बड़ा जिक्र कर लेते हैं कि ऐसी सीट जो कि हर मायने में बेहद खास थी, जहां टक्कर यहाँ पर कांटे की बताई जा रही थी। क्या कुछ इसमें नतीजे सामने आए हैं वो जरूर बताएंगे, लेकिन आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी मैदान में थे और साथ ही मुरारी मोहन झा बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे थे। लेकिन देखिए क्या फैसला जनता का सामने आया है, वो यहां पर मौजूद है। ये जनता का फैसला रहा है, जहां पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। वहीं पर मुरारी मोहन झा का जिक्र करें, जो कि बीजेपी की तरफ से थे, जीत यहां पर उन्होंने हासिल की है। तो इसके बाद अगली सीट कौन सी है जिसका डिटेल हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, वो अभी स्क्रीन पर है। सुपौल का जिक्र कर लेते हैं, ऐसी सीट जिस पर सियासत की नजर खासतौर पर टिकी हुई थी, क्योंकि 30 साल से एमएलए विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू की तरफ से मैदान में रहे और कांग्रेस की तरफ से मिन्तुल्लाह रहमानी। और क्या कुछ नतीजा यहां सामने आया वो स्क्रीन पर आपके सामने। अब तक रुझान बता रहे थे, लेकिन यह सटीक आंकड़ा है, यानी कि जीत हार, जेडीयू जीत, कांग्रेस को हार का सामना यहां पर करना पड़ा है, यानी कि कांग्रेस के खाते में जनता का विश्वास यहां पर सामने नहीं आया है। अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं। अगली सीट इसमें से कौन सी होगी, बस थोड़ी देर में देखिए, दरभंगा, इसका जिक्र कर लेते हैं। एक ऐसी सीट जिसमें अमरनाथ गामी, जो कि आरजेडी की तरफ से है, हयाघाट से जेडीयू विधायक और साथी थे, और संजय सरावगी का जिक्र करें, जो कि बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे थे। क्या इसका नतीजा सामने आया है वो देखिए आप। आगे यहां पर फिलहाल संजय सरावगी चल रहे हैं और साथ ही हार का सामना जो है वो अमरनाथ गामी को यहां पर करना पड़ा है, यानी कि बीजेपी के खाते में यह सीट यहां पर पूरी तरह से आ गई है। अगली सीट का भी जिक्र कर लेते हैं। ये वो तमाम सीटें हैं जिन पर नजरें टिकी हुई थी। मनेर का जिक्र कर लेते हैं। मनेर को देखें तो मनेर में दो दिग्गज आमने सामने रहे, आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र और साथ ही बीजेपी की तरफ से निर्बल आनंद, यहां पर निखिल आनंद यहां पर सामने रहे। और क्या कुछ इसका स्टेटस यहां पर सामने रहा है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। बीजेपी को यहां से हार का सामना करना पड़ा, यानी कि बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। वहीं भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी की तरफ से ताल ठोक रहे थे, जीत यहां पर जरूर मिली। अगली सीट वो भी बेहद खास रहेगी। अगली सीट का जिक्र करें तो पटना साहिब, देखिए खास सीट ये पहले से रही है, सिर्फ इस बार की बिहार की सियासत में नहीं, हर बार की बिहार की सियासत में। और नंद किशोर यादव, जो कि पथ निर्माण मंत्री हैं, बीजेपी की तरफ से मैदान में ताल ठोक रहे थे, कांग्रेस की तरफ से परवीन कुशवाहा। इसका स्टेटस क्या सामने आया है वो इस वक्त आपके सामने है। कांग्रेस को हार अपने खाते में यहां पर झेलनी पड़ी है, वहीं पर नंद किशोर यादव जीत का परचम यहां पर लहरा चुके हैं। एक और सीट आपके सामने बहुत जल्द रखने वाले हैं, वो सीट भी बेहद खास है, क्योंकि ये तमाम सीट जिन पर नजरें टिकी हुई है, जो कि तय करती है बिहार की आगे की सियासत। मुजफ्फरपुर वो सीट जो कि हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है। बीजेपी सुरेश कुमार शर्मा, जो कि नगर विकास मंत्री हैं, वहीं वीरेंद्र चौधरी का जिक्र करें तो कांग्रेस से ताल ठोक रहे थे। और क्या कुछ यहां का स्टेटस कहता है, क्या कुछ यहां की तस्वीर कहती है, तो जीत यहां पर कांग्रेस को हासिल कर मिली है और बीजेपी को यहां पर जनता से निराश जो है वो हाथ लगी है। आपका फैसला क्या कुछ और कहता है वो अगली सीट की तरफ हम देख लेते हैं बहुत जल्द। यहां पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो जीत और हार है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। मोकामा का
जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं तो ये मोकामा की सीट है। मोकामा में अनंत सिंह जो कि आरजेडी की तरफ से 4 बार से मोकामा विधायक रहे हैं, जिनकी एक अच्छी पैठ रही है। राजीव लोचन सिंह जेडीयू। अब आपको बता देते हैं कि क्या कुछ यहां पर सामने आता है। तो ये अभी फिलहाल हार जीत का पूरा सिलसिला यहां पर चला। हार यहां पर जेडीयू को करने की मिली है और जीत का परचम जो है वो अगले खेमे में यहां पर आया है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त लगातार आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख अनुराग और राकेश आपकी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया सबीना आपका। तो हमारी सहयोगी सबीना आपको बता रही है एक एक सीट। राकेश देखिए एक एक विधानसभा सीट की क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले न्यूज नेशन लगातार आपको बता रहा है और लगातार हमने तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल किया है अनुराग की तकनीक के जरिए पल पल की जो सटीक जानकारी है वो दी जा सके। लेकिन जो बड़ी जानकारियां हैं, मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार की जीत हुई है। इसके साथ ही बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा जीते। सकरा से जेडीयू के अशोक कुमार चौधरी ने जीत हासिल कर ली है। बाबू बरही से जेडीयू की मीना कामत जीत गई हैं। बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा की जीत हुई है, जिसकी जानकारी हमने पहले आपको दी। सकरा से जेडीयू के अशोक कुमार चौधरी जीते हैं। बाबू बरही से जेडीयू की मीना कामत जीत गई है। कुल 243 सीटों के रुझान है, जिनमें से अब धीरे धीरे नतीजे भी आने लगे हैं। 127 सीटों पर बीजेपी प्लस, आरजेडी प्लस 102 सीटों पर, एलजेपी 2, आदर्श 12 पर। आलमनगर से जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव ने जीत हासिल की है। सिकटा से निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप वर्मा जीत गए हैं। लेकिन जो हर बार चुनावों में होता है, जो जीतता है वो जश्न मनाता है, लेकिन जो हारता है अनुराग वो ईवीएम को दोष देना शुरू कर देता है। उदित राज है, उन्होंने ईवीएम को दोष दे दिया। पप्पू यादव ने दोष दे दिया। दिग्विजय सिंह ने दोष दे दिया। दोष देने के लिए उन्होंने शाम तक का इंतजार भी कर लिया। कुछ और नाम राकेश आपके सामने इस वक्त जो शायद हो सकता है शाम तक दोष देना शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल, ये देखिए जो हार गए हैं, परसा से जेडीयू के चंद्रिका राय हार गए। हालांकि ये तो नहीं देंगे क्योंकि जेडीयू से हैं। बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे हमने न्यूज नेशन पर आपको दिखाए हैं। परसा से जेडीयू के चंद्रिका राय हार गए। रजनीश और मोहित दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद अग्निहोत्री जी भी। विनोद अग्निहोत्री जी, एक सवाल आपसे, शाम तक का इंतजार किया दिग्विजय सिंह ने, जब ये लगा कि आखिरकार अब नतीजे हमारे पक्ष में हो सकता है कि अब ना आए, इसकी संभावना प्रबल होती गई, तो ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। देखिए, दिग्विजय सिंह को बिहार से ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश के उपचुनावों की थी, क्योंकि 28 सीटें जो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं वो उसका सारा दारोमदार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ऊपर हाईकमान ने छोड़ दिया था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कम से कम 20 सीट तो जिता के लाएंगे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन जो परिणाम आए वो बिल्कुल उल्टे आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उनको एक पेशबंदी करनी ही है, ये बताना है कि भाई हमारी तो पूरी कोशिश थी, लेकिन अब ये ईवीएम जो है उससे खेल हो गया। तो ये कहना तो मतलब वही आपने कहा भी कि हारने वाले को एक बहाना चाहिए, एक आधार चाहिए, ताकि जिससे वो अपनी पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को आश्वस्त कर सके कि हम जो है लेकिन विनोद सर, क्या 2020 में जो आला कमान है वो भी दिग्विजय सिंह के इस तरीके की दलीलों से आश्वस्त हो जाएंगे कि वो कह दें कि देखिए साहब हम इस वजह से हार गए क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ थी? पंजाब जीतने के बाद, राजस्थान जीतने के बाद, छत्तीसगढ़ जीतने के बाद और ऐसे कई राज्य जीतने के बाद। अनुराग देखिए, दिग्विजय सिंह ने एक बात और कही है, उसका भी रास्ता निकाल लिया है। जो आप कह रहे हैं ना, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि सिलेक्टिव प्रयोग करते हैं ये लोग, यानी कहीं करते हैं कहीं नहीं करते। तो आप समझ रहे हैं ना, तो आप जब आप राजस्थान और पंजाब और इसकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो उसका जवाब दिग्विजय सिंह ने यही दिया है कि सिलेक्टिव प्रयोग करते हैं। मतलब 28 सीटों पर सिलेक्टिव प्रयोग किया गया। मतलब उनका कहना है जब उनकी प्रतिष्ठा और उनकी सत्ता दांव पर लगी होती तो वो प्रयोग करते हैं सिलेक्टिव, और जहां उनको लगता है कि नहीं करना है, ताकि ये भी चलता रहे कि देखिए मीडिया और हम लोग कह सकें कि देखिए 4 राज्यों में आप जीते हैं, तो इसके लिए वो वहां प्रयोग नहीं करते हैं, ये उनका कहना है। तो इसलिए वो उन्होंने अपना जो है एक क्या कहते हैं जो तार्किक पेशबंदी है वो कर ली। ठीक है रजनीश, देखिए मध्य प्रदेश की 28 सीटों को लेकर तो पेशबंदी शुरू हो गई है, ईवीएम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। क्या बिहार में भी सुगबुगाहट शुरू हुई है आरजेडी के खेमे में, कांग्रेस के खेमे में, या बाकी दल जो कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? ईवीएम को कोई दोष दे रहा है? अभी इंतजार है। देखिए फिलहाल बिहार में इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है। जिस तरह से गिनतियां चल रही हैं, आखिरी वक्त का रुझान सामने आ रहा है, तो जो पार्टीज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बिल्कुल पैनी नज़र उन्होंने रिजल्ट पर रखा हुआ है और वो अभी तक रिएक्ट कर नहीं रहे हैं बहुत उस तरीके से।
लेकिन हाँ, बीजेपी में जिस तरीके की खुशियां हैं, जिस तरीके का जश्न है, उसकी तस्वीर आपको हम ज़रूर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कितना उत्साह है। और देखिए बीजेपी में किस तरीके की भीड़ है और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और कैसे लोग पहुँच रहे हैं, जिन्हें खबर मिल रही है, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार यहाँ पर बनेगी। तो आरजेडी और कांग्रेस का खेमा फिलहाल खामोश है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद वो सवाल खड़े करेंगे या जो भी उनके मन में जो भी मंशा उनकी होगी वो सामने जाहिर करेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय एनडीए कैंप में उत्साह है, खुशी है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर मोहित, आप जहां पर मौजूद हैं, देखिए अब एक बहानेबाजी की बातचीत तो शुरुआत हो जाएगी। ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया गया है। जरा आप तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइए कि क्या वहां पर, हालांकि आप तो ठीक जगह पर हैं, लेकिन आपकी जानकारी में, चूंकि आप थोड़ी देर पहले दीपक जी ने कहा भी था कि आप तो कांग्रेस बीट भी आपने काफी कवर की है, दिग्विजय सिंह जो है बहाना बनाना शुरू कर चुके हैं, ईवीएम को दोष देना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी के महासचिव रह चुके हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। उनको इस बात की गंभीरता को समझनी चाहिए कि जब आप राजस्थान जीतते हैं, पंजाब जीतते हैं, छत्तीसगढ़ जीतते हैं और मध्य प्रदेश में पहले आप जीतते हैं, इसके अलावा झारखंड जीतते हैं, तो आप ईवीएम पे दोष नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही आप चुनाव कहीं हार जाते हैं तो कहते हैं भाई ईवीएम में ही कहीं ना कहीं कमी रह गई, किसी ने कमी कर दी है। तो इन सारी चीजों को समझना होगा। जनता अब समझदार हो चुकी है, मतदाता अब समझदार हो चुका है। लेकिन बिहार के भीतर क्या ईवीएम खराब है या नहीं है, अभी तक किसी कांग्रेस के नेता ने ये बात नहीं कही है। कांग्रेस का कहना है, एक बड़े नेता से मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, उनका कहना है कि भैया पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन पिक्चर किस रूप में बाकी है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जेडीयू दफ्तर के भीतर की। झंडा बैनर लेके लोग आ चुके हैं, जश्न मनाने की तैयारी यहाँ से और व्यापक रूप से इन्होंने करना शुरू कर दिया। सुबह से ही ढोल और मजीरे पे लोग नृत्य करते हुए नजर आए, मिठाइयां भी यहाँ पे बांटी गई, फूल माले भी एक दूसरे के ऊपर पहनाए गए। लेकिन पार्टी के भीतर से गाइडलाइन जारी की गई है कि जश्न उत्साह ज्यादा मत मनाइए जब तक नतीजे घोषित कर दिए जाएं। तो कुल मिला के उत्साह भी तो है यहाँ पर, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में थे कि लड्डू रसगुल्ला जो मिलेगा वही खा लेंगे। बिल्कुल। देखिए, जो एक और खबर छन के आ रही है, इस पर गंभीरता से जेडीयू को विचार करना होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जब विधायक दल की बैठक होगी तो कुछ विधायक मुख्यमंत्री पद की बात कर सकते हैं, तो कहीं वहां पे कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसको लेकर भी रणनीति जेडीयू बनाने लगी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। 5 बजे बैठक होगी, उसके बाद जो अपडेट है उस पर जरूर चर्चा की जाएगी। लेकिन विनोद जी, एक चीज कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई सर आपसे समझना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने इस बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और अभी तक की जो टैली है उसके मुताबिक तकरीबन 20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, तब जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी पिछले बार के मुकाबले इस बार का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का अपेक्षाकृत बेहतर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप वाम दलों को देखते हैं, वाम दलों का वोट प्रतिशत बमुश्किल 1% से भी ज्यादा है लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, उनकी सीटें लगभग 18 के आसपास हैं। स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टी का 60% से ज्यादा, कांग्रेस का 30% से भी कम। ये बड़ा अंतर क्यों सर, और कांग्रेस के लिए क्या कुछ सबक? देखिए, कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो है बहुत नीचे जा चुका है। बिहार में मुश्किल से 4-5% अपना होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, पहले लगभग 7 से 9% वोट मिलता रहा है लगभग पिछले 10 से 15 सालों में। हाँ 7 से 9% मिलता रहा है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन वो भी कितना कमिटेड है इसको लेकर के जो है कई बार सवाल। लेकिन वाम दलों का जो अपना वोट है, अपना जो उनका काडर वोट है, वो कमिटेड वोट है। वो चाहे उनका उम्मीदवार जीते हारे, जमानत जब्त हो, लेकिन वो उसको वोट देते हैं क्योंकि वो एक वैचारिक वोट मिला हुआ है। अब उसमें अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का वोट भी पास हो जाता है, जो माई कॉम्बिनेशन होता है, तो निश्चित रूप से उनका स्ट्राइक रेट बेहतर सर। लेकिन ये तेजस्वी यादव के लिए तो एक झटका होगा, आपको लगता है क्या कि 70 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को ना देते तो बेहतर होगा? क्योंकि 70 में से यहां तो बढ़त सिर्फ 20 पर है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी को 29 सीटों पर टिकट दिया गया और वो 18 पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब मैं अनुराग आपकी बातों में ऐड कर दूं, निश्चित रूप से ऐसा ही विनोद जी, ऐसा ही यूपी में भी हुआ था, अखिलेश ने नुकसान झेला था। नहीं, देखिए यूपी की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। यूपी में जो है वो अखिलेश के खिलाफ भी एक इनकम्बेंसी थी और कांग्रेस का तो कोई आधार ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बिहार में तो तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, कांग्रेस को साथ लेकर चलना। वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं, साथ लेकर चलना नुकसान नहीं हुआ, साथ लेकर चलने से तो फायदा हुआ, लेकिन सीटें शायद ज्यादा दे दी। उनको 50 सीटें देनी चाहिए थी कांग्रेस को। और वीआईपी पार्टी जो है, जो नाराज होकर चली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो चले गए अजय साहनी साहब जो है, अगर उनको
10-15 सीटें दे देते तो वो एक वोट जुड़ता और उसका फायदा होता। वीआईपी तो भी ये बेहतर जरूर कर रही है एक सर स्ट्राइक रेट के लिहाज से। बिल्कुल आपने सही कहा, वीआईपी के 5 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वीआईपी और साथ जो उनके साथ थे को 17 रख लेते और कांग्रेस को 40-45 सीट ज्यादा नहीं देते तो ज्यादा फायदा होता महागठबंधन को। ये एनालिसिस मुझे भी लग रहा है, पहले मैं नहीं सोचता था, लेकिन नतीजे देखिए मेरा भी विश्लेषण यही हो रहा है। बिल्कुल, तो कांग्रेस का आधार तो है नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर तेजस्वी यादव को जो नापतोल करनी चाहिए थी राकेश, वो बेहतर तरीके से नहीं कही। तेजस्वी यादव अगर उन जो आंकड़े हैं वो उनके, जी विनोद जी आप कुछ कह रहे हैं, कहिए सर। मैं जोड़ रहा हूँ कि कांग्रेस ने उम्मीदवार अब जैसे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को ले आए, लौ सिन्हा को, नितिन नवीन के खिलाफ। अब नितिन नवीन वहां के जमीनी नेता है, वो वहां से तो दूसरी बार तीसरी बार चुनाव जीत लड़ रहे हैं। लौ कभी पता नहीं गए कि नहीं गए, उनको लौ या कुछ किसको लाया मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को। अब वो कैसे लड़ेंगे? अब शरद जी की बेटी जो है, शरद जी हम लोग सबके बड़े आदरणीय नेता रहे हैं, सीनियर लीडर है, सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी बेटी कभी राजनीति में नहीं थी, अचानक उसको पार्टी ज्वाइन कराई और टिकट दे दिया। वहां जाकर राहुल गांधी ने भी कहा कि शरद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, शरद जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरी बहन है, इसको जिताना है, फिर भी वो पीछे चल रही है। तो ये कहीं ना कांग्रेस। बिल्कुल राकेश, तो इसको तेजस्वी यादव अगर जब मंथन करेंगे तो उस बात पर पहुंचेंगे, इस नतीजे पर कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बनकर साबित हुई। नहीं लायबिलिटी। और जो मैंने यूपी से कनेक्ट किया था, ठीक है परिस्थितियां अलग हैं, उस वक्त भी जरूरत से ज्यादा अखिलेश यादव ने तवज्जो दे दी थी कांग्रेस को, जितनी जरूरत नहीं थी, और वैसा ही कुछ बिहार में हुआ है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी इस वक्त सोच तो रहे होंगे कि 50 से ज्यादा सीट नहीं देनी चाहिए थी। एक ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।